हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, अगर मैं इन ऑनलाइन क्लासेज की बात करूं तो इन ऑनलाइन क्लासेज में हमने अप्रोक्सली 7 या 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 7 या 8 चैप्टर। अब तुम्हारे जितने भी टॉपिक बच रहे हैं ना, जितने भी चैप्टर बच रहे हैं, सबके सब थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी वाले चैप्टर है। उनमें एक्सप्लेनेशन करना होगा बस। मैं ये कहूँ कि बोर्ड वर्क उनके लिए बहुत कम है। बोर्ड वर्क से ज़्यादा मेरे को बोलकर या स्पीक आउट करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको समझाने के लिए, जितने भी चैप्टर बचे हैं उन सब के लिए। लेकिन उन सब में एक चैप्टर भी ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, तो वही चैप्टर चालू करने जा रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 और चैप्टर का जो टाइटल है, जो हेडिंग है, वो है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, वर्क है, एनर्जी है और पावर। अब इसमें से ये दो चीज हमें पढ़ना नहीं है। ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर जो कोविड-19 का जो डिटरमाइंड सिलेबस है, यानी कि कोविड-19 का जो सिलेबस तय किया गया है ना, उसमें इस चैप्टर में से 2 पॉइंट रिमूव किए गए हैं, एक तो ऊर्जा और एक शक्ति वाला। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो ऊर्जा का ही था और ऊर्जा का ही टॉपिक हार्ड था, तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है। मात्र 2 या 3 लेक्चर है और वो किस पर है? कार्य पर। मतलब जो पढ़ने का जो मैटर बचा है वो कार्य बचा है। तो स्टार्ट करता हूं मैं, वर्क, कार्य। देखो, हाँ, जो पढ़ने का जो मैटर है, जो स्टडी का जो मैटर है, वो इस चैप्टर से एक ही टॉपिक है, वो है कार्य। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कार्य। तो बताओ, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज वर्क? कार्य किसे कहते हैं, काम किसे कहते हैं? तो देखो, काम की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती है। तो जब भी एग्जाम में आए, आपको 2-2 डेफिनेशन बता रखी मैंने। कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई सी भी अगर भौतिक राशि आप उठाओगे ना, तो सबके लिए मैंने 2-2 डेफिनेशन अप्लाई की है। एक तो साधारण परिभाषा और एक साइंटिफिक डेफिनेशन। एक तो जो नॉर्मल डेफिनेशन आ गई कि उसके अर्थ से रिलेटेड, एक साइंटिफिक उसके फॉर्मूले से रिलेटेड। तो वही 2 डेफिनेशन में कार्य के लिए पढ़ना है। तो कार्य के लिए अगर मैं नॉर्मल परिभाषा बताऊं, आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि काम कैसे होता है। काम करने के लिए बल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कार्य की परिभाषा ये हो सकती है कि किसी वस्तु पर बल लगाना या किसी वस्तु को धक्का मारना या किसी वस्तु को खींचना कार्य कहलाता है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, उसको पकड़कर विराम अवस्था में लाना, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, उसको धक्का लगाकर गतिशील अवस्था में ले जाना। तो ये तो कौन सी परिभाषा हो गई? ये तो एक साधारण सी डेफिनेशन है। ये मार्कर है, विराम अवस्था में है, मैंने इसके ऊपर कार्य किया, इसको गतिशील अवस्था में ला दिया, ठीक है। तो अपने आप तो हुआ ही नहीं ना, इसके ऊपर काम करना पड़ा, इस पर बल लगाना पड़ा। ये मार्कर है, इधर उधर घूम रहा है, मैंने इसको पकड़कर एक जगह रख दिया तो गतिशील को विराम में ले आया। तो ये अपने आप नहीं हुआ ना, दोनों ही कंडीशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है, हम उसको स्टेशनरी में ला रहे हैं, मोशन में ला रहे हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में, हम उसको रेस्ट में ला रहे हैं, तो दोनों ही फेज में, दोनों ही स्टेजेज में हमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। दोनों स्टेजेज में हमें उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है, और उसी चीज को हम नॉर्मल तरीके से क्या बोल देते हैं? काम कर बोल देते हैं। तो ये तो हो गई एक साधारण परिभाषा। ये तो कौन सी हो गई? साधारण। कि किसी स्थिर अवस्था वाली वस्तु को गतिशील अवस्था में तथा किसी स्थिर अवस्था वाली वस्तु को गतिशील अवस्था में तथा गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाना, स्थिर अवस्था में लाना कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक है,
जो फर्स्ट डेफिनेशन है वर्क की वो ये है, कोई भी अगर रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्थिर अवस्था में वस्तु है, कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, उस रुकी हुई वस्तु को आप गति में लाना चाहते हो, रुकी वस्तु है उसको आप गतिशील बनाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? बात समझ में आती है? रुकी हुई वस्तु को गति में लाने के लिए उस रुकी हुई वस्तु पर बल लगाना पड़ेगा। तो बल तो ऐसे ही नहीं लगेगा, बल लगाने के लिए काम करना पड़ेगा। और अगर कोई वस्तु चल रही है, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, उसको आप स्टॉप करना चाहते हो, आप उसको रेस्ट में लाना चाहते हो, तो पकड़ना पड़ेगा। तो दोनों ही अवस्था में आपको बल लगाना पड़ रहा है, एक में धक्का मारना पड़ रहा है, एक में खींचना पड़ रहा है या रोकना पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में आप उस वस्तु पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो वही कार्य की परिभाषा हो गई कि किसी स्थिर अवस्था वाली वस्तु को गतिशील अवस्था में लाना तथा गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाना ही कार्य कहलाता है। एक तो ये डेफिनेशन देनी है आपको, ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। अगर मैं इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करूं, कौन सी डेफिनेशन? साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करूं तो साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। और यहां से कार्य का फॉर्मूला क्या बनेगा? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो कार्य क्या होता है? वर्क मीन्स W, जो बल है उसे बोलते हैं फोर्स, इंटू विस्थापन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को D से नहीं लिखते, D से तो डिस्टेंस होती है, तो डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे S से। किससे लिखेंगे? S। तो ये फॉर्मूला बन गया कार्य का, F इंटू S, W बराबर F इंटू S। और ये ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपको एग्जाम में चाहे आप पहली डेफिनेशन डालो या ना डालो, आपको सेकंड डेफिनेशन जरूर अप्लाई करनी है। और सेकंड डेफिनेशन क्या है? बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को, या फिर आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है तो अदिश गुणनफल आ रहा है यहाँ पे। बल एवं विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य। अब इस चीज को आप देखो, कोई वस्तु है, जैसे मान लो मार्करी ले लो आप, ठीक है, अब मुझे इसको काम में लाना है, मुझे इसके ऊपर कार्य करना है, इस मार्कर के ऊपर मुझे क्या करना है? कार्य। तो इस मार्कर के ऊपर मैं काम कैसे कर सकता हूं? ये रुकी हुई वस्तु है, मैं इसके ऊपर बल लगाऊंगा, तो बल लगाने पर वस्तु गति करेगी, एक निश्चित दिशा में गति करेगी, और निश्चित दिशा में गति क्या होती है? विस्थापन होता है। इस वस्तु पर बल लगाकर मैंने इसको निश्चित दिशा में गति करवा दिया, तो बल इंटू विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल का, जो हमने बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापन करवा दिया, और वही चीज क्या होती है? कार्य होती है। वही चीज क्या होती है? कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या बन गया? W इक्वल F इंटू S। W इक्वल F इंटू S। देखो अब आप सोचो कि जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु पर हमने इस तरफ बल लगाया, इस वस्तु पर इस तरफ बल लगाया, तो ये वस्तु इस तरफ विस्थापित हो गई, ये वस्तु इस तरफ विस्थापित हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर काम किया जाएगा तो इसके लिए हमें दो राशियों को पढ़ना पड़ रहा है, एक तो F पढ़ना पड़ रहा है, एक S पढ़ना पड़ रहा है। तो हर बार हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य को घटकों में बांटना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें बल और विस्थापन के बीच में कोण देखना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इधर बल लगा रहा हूं तो वस्तु इधर जा रही है, ठीक है। मान लो मैं बल लगा रहा हूं ऊपर, वस्तु जा रही है नीचे, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा ना। तो कार्य को हमें घटकों में विभाजित करना पड़ेगा, और कार्य को अगर घटकों में विभाजित करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। वो फॉर्मूला है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, W बराबर FS कोस थीटा। W बराबर FS कोस थीटा। कोस थीटा का यूज मैंने इसलिए किया है कि हम इस काम को घटकों में बांटना चाहते हैं, कि काम के कितने घटक हो सकते हैं, F और S के बीच में कितने प्रकार के कोण बन सकते हैं। मान लो F भी इस दिशा में और S भी इस दिशा में, तो दोनों के बीच में कोई कोण ही नहीं बन रहा। मान F भी इधर लग रहा है, S भी इधर लग रहा है, तो थीटा का मान तो 0 हो गया ना।
और मान लो मैं आपको एक ऐसा केस बताऊं कि मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, तो बल तो लग रहा है ऊपर, F लग रहा है ऊपर और S लग रहा है इस तरफ। ऐसा होता है क्या कि बल ऊपर लगे और वस्तु नीचे गति करे? ऐसा होता है, और ऐसा हमने बचपन में किया भी है। बचपन में आपने किसी भी चप्पल या जूते को रस्सी से बांध के खींचा है, या कोई भी गाड़ी चलाई होगी, छोटा खिलौना चलाया होगा, तो रस्सी बांध के हम उसको ऐसे खींच रहे हैं, तो बल ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसे खींच रहे हैं ना, ऐसे रस्सी को ऐसे खींच रहे हैं और गाड़ी नीचे चल रही है, तो बल तो लग रहा है ऊपर, वो विस्थापन हो रहा है नीचे। वापस सुनो, बल लग रहा है ऊपर, विस्थापन हो रहा है नीचे। तो हमने कार्य को घटकों में बांट दिया, बल और विस्थापन के सापेक्ष। तो इनके बीच में कोई ना कोई कोण बन रहा है ना, थीटा का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा ना थीटा का मान। ऐसे बल और विस्थापन के बीच में थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यहाँ पर तो थीटा का मान 0 है, यहाँ पर थीटा का मान कुछ ना कुछ है कि नहीं है? तो देखो यहाँ पर जो कार्य है उसको हम घटकों में विभाजित कर सकते हैं, और घटकों में विभाजित करोगे बल और विस्थापन के सापेक्ष। यानी कि कहने का मतलब ये है, आप इतना सा दिमाग लगा लो बस, कि कार्य के सूत्र के अंदर जो दो भौतिक राशियां आ रही है, बल और विस्थापन, उनके बीच में किसी ना किसी प्रकार का कोण बनेगा विभिन्न स्थितियों के अनुसार। बहुत सारी स्थिति हो सकती है, कई बार F किधर लगता है, S किधर होता है, कई बार दोनों एक ही दिशा में होता है, कई बार F और S की दिशा विपरीत हो जाती है, तो थीटा का मान तो चेंज होगा। तो थीटा का मान चेंज करने के लिए हमें कार्य को घटकों में तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए सूत्र बनाना पड़ेगा W बराबर F S कोस थीटा। ध्यान रखना, कार्य का सूत्र तो यही है, कार्य का सूत्र तो यही है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कि इनके बीच में थीटा इतने डिग्री का बन रहा है, फिर आपको कोस, अगर कोस थीटा है, थीटा का मान 30 आ रहा है तो कोस 30 का मान डालना पड़ेगा, थीटा का मान 90 आ रहा है तो कोस 90 का मान, थीटा का मान 0 है तो कोस 0 का मान डालकर क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे हम कार्य को विभाजित करके ये कार्य का मात्रक, कार्य का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, और कोस मैंने इसलिए लिया है, आप सोचोगे सर साइन क्यों नहीं लिया, कोट क्यों नहीं लिया, सेक क्यों? कोस इसलिए लेते हैं क्योंकि कोस के घटक बांटना इजी होता है, कोस को इजी तरीके से घटकों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और इसके कोस ही क्यों लिया, ये तो एक लंबा एक्सप्लेनेशन है, तो वो अभी आपको समझने से कोई मतलब भी नहीं है, वो आप हायर क्लासेज के अंदर पढ़ोगे कि कार्य को कोस में ही डिवाइड क्यों किया, साइन में डिवाइड क्यों नहीं किया। फिलहाल इतना ध्यान रखना, कोस में डिवाइड या कार्य को घटकों में इसलिए विभाजित किया है, एफ और एस के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है विभिन्न स्थितियों के अनुसार। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, डब्ल्यू का। किसका फॉर्मूला बन गया, डब्ल्यू का। हमने कार्य की परिभाषा पढ़ ली, कार्य का सूत्र पढ़ लिया। अब इस चीज का ध्यान रखना कि कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है, कार्य एक प्रकार की, कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है। कार्य एक प्रकार की कैसी राशि है, कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है। और अदिश से मतलब ये है कि वे भौतिक राशियां जो केवल और केवल परिमाण का निर्धारण करती है, दिशा की जानकारी नहीं देती है। तो आप भी सोच सकते हो, कार्य में हमें परिमाण से मतलब होता है, परिमाण से मतलब ये होता है कि कितना काम किया, कि 10 जूल काम किया, कि 20 जूल काम किया, कि 30 जूल, वो परिमाण हो गया। तो कार्य में परिमाण तो पता लगेगा कि हमने काम कितना किया। लेकिन कार्य का दिशा से क्या मतलब, जैसे मैंने कहूँ कि मैं आपको बोलूँ कि मैंने 50 जूल काम किया, तो इसमें दिशा क्या करेगी, सभी दिशाओं में काम समान होगा, वो 50 जूल सभी दिशाओं के लिए आ रहा है। ठीक है, तो कार्य एक अदिश राशि है। ध्यान रखना, कार्य किस प्रकार की भौतिक राशि है, कार्य एक अदिश भौतिक राशि है। अब हमें क्या करना है, परिभाषा, सूत्र, भौतिक राशि, 3 चीज तो हमने पढ़ ली, 3 क्वेश्चन तो कंप्लीट। एक अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना वो है कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक। तो पढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट है कार्य का मात्रक। यूनिट ऑफ फोर्स, कार्य का मात्रक। और मैंने आपको कह रखा है कि अगर आप किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालना चाहते हो तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकलता है उसके सूत्र से, उसके सूत्र से। तो यहां पर हम कार्य का मात्रक निकाल रहे हैं, तो कार्य का फॉर्मूला डालो, W बराबर F इंटू एस।
वो कोस थीटा लगाना जरूरी नहीं है। कोस थीटा आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है कहाँ पर, न्यूमेरिकल्स के अंदर, वहां पर यूज नहीं होगा मात्रक वगैरह में। तो कार्य का सूत्र डाल दिया हमने, W बराबर एफ एस, तो W इक्वल एफ क्या है यहाँ पे, एफ है बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, इनटू एस क्या है, विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, यानी कि न्यूटन इनटू मीटर। इसको एज ए शॉर्ट फॉर्म इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में चेंज करो तो न्यूटन इनटू मीटर। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इनटू मीटर, और इसी न्यूटन इनटू मीटर को, इसी न्यूटन इनटू मीटर को क्या बोला जाता है, जूल। क्या बोला जाता है, जूल। और जूल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, है ना, जूल, ये जूल की स्पेलिंग है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जी। तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है, जूल है। और जूल का जो एक्चुअल मान है वो है न्यूटन मीटर। जैसे हमने न्यूटन का, सॉरी, बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, और न्यूटन का एक्चुअल मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। वैसे ही न्यूटन इनटू मीटर को क्या बोला जाता है, जूल। तो काम का मात्रक क्या आया, कार्य का मात्रक होता है जूल। और ध्यान रखना, कार्य के साथ साथ ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। कार्य का भी जूल और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। तो बताओ, किसी भी भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है या एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा। सभी भौतिक राशियों का मात्रक एक से ज्यादा होता है। तो कार्य का अन्य मात्रक क्या है, कार्य का अन्य मात्रक, कार्य का अन्य मात्रक है अर्घ। कार्य का अन्य मात्रक क्या है, अर्घ। अब ये अर्घ कैसे आया, ध्यान रखना, कार्य का अन्य मात्रक है अर्घ। बाकी कार्य का जो ऐसा ही मात्रक है, कार्य का जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पॉपुलर है, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्य मात्रक होता है ना, वो तो है जूल। और काम का अन्य मात्रक क्या होता है, अर्घ। जैसे मैं लंबाई की बात करूं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और लंबाई का अन्य मात्रक क्या, किलोमीटर भी होता है। लेकिन मान्य मात्रक जो ऐसा यूनिट है किसकी, लेंथ की, वो मीटर होती है। वैसे ही ऐसा यूनिट होती है वर्क की, जूल। तो इसका अन्य मात्रक क्या हो गया, अर्घ। लेकिन अर्घ कैसे आया, अर्घ कैसे आया, वो डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक क्वेश्चन के रूप में करवाऊंगा, और क्वेश्चन ये है कि एक जूल में, क्वेश्चन है एक जूल में, एक जूल में कितने, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, ये आपको निकालना है कि एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। तो बिल्कुल इजी है। देखो, सबसे पहले हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा एक जूल किसे कहते हैं, एक जूल किसे कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आए एक जूल, तो एक जूल किसे बोलोगे, देखो एक जूल का मतलब ये है कि किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने में 1 न्यूटन बल लगाया जाएगा, उसे हम एक जूल बोलते हैं। एक जूल का मतलब है किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए, किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए 1 न्यूटन, किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए 1 न्यूटन बल लगाना पड़ता है। या सॉरी, इसको ऐसे बोल सकते हो, किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए 1 न्यूटन बल लगाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हमने उस वस्तु पर कितना काम किया, 1 जूल, ठीक है। किसी वस्तु को, या ऐसे बोल सकते हो, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसको 1 मीटर विस्थापित करने के लिए हमें 1 जूल कार्य करना पड़ता है। किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए 1 न्यूटन बल लगाना पड़ता है, ठीक है, तथा जिससे वस्तु पर 1 जूल कार्य करना पड़ता है। या सीधी सी डेफिनेशन है, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसको 1 मीटर तक विस्थापित करने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। मतलब एक वस्तु है, उसको आप 1 मीटर विस्थापित करना चाहते हो, तो आपको 1 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा। तो 1 न्यूटन बल लगाने का मतलब है आपने उस वस्तु पर 1 जूल काम
कर दिया। ठीक है, तो ये 1 जूल की डेफिनेशन है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि 1 जूल किसे कहते हैं, तो बता देना। किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए उस वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाना पड़ता है, जिससे उस वस्तु पर 1 जूल कार्य हो जाता है। या किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल लगाकर उसको 1 मीटर विस्थापित करने में जितना वस्तु पर कार्य करना पड़ता है उससे भी 1 जूल कहते हैं। कैसे भी बना दो डेफिनेशन घुमा फिरा के। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं वो आपको निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, देखो सोल्यूशन अगर मैं यहां से दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है ना 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, सोल्यूशन यहां से है। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है 1 जूल किसे कहते हैं। ये आपको नोट्स में अलग से लिखनी है डेफिनेशन 1 जूल की, इसके नीचे लिखना है 1 जूल, वो तो मैंने समझा दिया, यहां पर आ गया। तो 1 जूल में अर्ग निकालने जा रहे हैं। 1 जूल में अर्ग, तो 1 जूल बराबर है किसके, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के। 1 जूल किसके बराबर है, देखो न्यूटन इंटू मीटर ही तो जूल होता है, न्यूटन इंटू मीटर ही तो जूल होता है। तो 1 जूल, किसी वस्तु पर 1 जूल कार्य करने के लिए उस वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, जिससे वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाएगी। तो अब बताओ यहां से चेंज करो आप, हाँ न्यूटन। अब जो न्यूटन है ना वो बल का मात्रक होता है, इसको आप अन्य किस मात्रक में चेंज कर सकते हो। बल का अन्य मात्रक क्या हो सकता है, तो न्यूटन को चेंज किया जा सकता है किस में, न्यूटन को चेंज किया जा सकता है, मैंने जब बल पढ़ाया था बताया था, न्यूटन जो बल का मात्रक तो होता है न्यूटन, और बल का अन्य मात्रक होता है एक तो डाइन एक पाउंडल। तो न्यूटन चेंज हो जाएगा डाइन में, और 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है। ये आप साइड में लिख सकते हो कि 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है, डाइन। तो 1 न्यूटन को चेंज करोगे, ये 1 जूल चल रहा है इधर, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 की घात 5 डाइन। अब कोई पूछे सर डाइन क्या है, डाइन भी बल का मात्रक है, न्यूटन भी बल का मात्रक है, लेकिन हमने न्यूटन को चेंज किया किसमें, डाइन में, क्योंकि हम कार्य का अन्य मात्रक निकालने जा रहे हैं और वो निकलेगा जूल से। ऐसे ही आप 1 मीटर को किस में चेंज कर सकते हो, मीटर का छोटा रूप क्या होगा, जैसे न्यूटन का छोटा रूप डाइन होता है, वैसे ही मीटर का छोटा रूप होता है सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मतलब 10 की घात 2 सेंटीमीटर। 100 को 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं, तो इधर लिखेंगे 10 की घात 2 सेंटीमीटर। अब इनको हमें पता है कि जो घात होती है, जो पावर होती है, वो कभी भी वो गुणा नहीं होती, गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो कितना हो गया, 10 की घात 7। तो 1 जूल में 10 की घात 7 क्या हो गए। अब जो डाइन और सेंटीमीटर है, डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, डाइन और सेंटीमीटर को बोला जाता है अर्ग। डाइन सेंटीमीटर को क्या बोला जाता है, अर्ग। तो समझ में आ गया कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अब आप कह सकते हो कि 1 जूल में 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, मतलब न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। वैसे ही डाइन और सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल, तो डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलोगे, अर्ग बोलोगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मिल गया ना आपको आंसर कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये लो, कार्य के लिए कितनी चीज पढ़ी हमने। कार्य के देखो, कार्य किसे कहते हैं, कार्य का सूत्र, कार्य का घटक, कार्य किस प्रकार की भौतिक राशि है, और कार्य का मात्रक। कुल मिला के आज के लेक्चर में हमने कितनी चीजें कंप्लीट कर ली, आज के लेक्चर में हमने चीजें कंप्लीट कर ली 5। अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं स्टार्ट करूंगा कार्य के प्रकार। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि कार्य ही पढ़ना है, कार्य के प्रकार। तो कार्य के प्रकार पढ़ाऊंगा 5, काफी लेंथी टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कार्य के प्रकार कंप्लीट हो जाएंगे, और उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कार्य से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो 2 लेक्चर और लगेंगे, फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। फिर तुम थ्योरी वाले चैप्टर उठाएंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि थ्योरी वाले चैप्टर बाद में लेंगे। आपका सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, वो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया था क्लास के दौरान, वो बचा हुआ है, वो ले लेंगे हम, या फिर स्टार्टिंग से ले लेंगे उसको। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।